हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि WPS कैसे लिखा जाता है। WPS का फुल फॉर्म होता है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, और एक WPS कैसे लिखते हैं आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मेरी हॉबी अपना नॉलेज शेयर करना, और मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ अपने वेबसाइट www.weldingandndt.com से। और जो दूसरा मोड जिससे मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ वो है मेरा यूट्यूब चैनल youtube.com/weldingandndt। तो अपने वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल से मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, किसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा। ज्वाइन का आइकॉन प्रेस करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत सारे कोड स्टैंडर्ड्स और पीडीएफ ऑलरेडी हैं, तो आप वहां से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम WPS कैसे लिखते हैं। देखिए, ये एक WPS का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट जो है ASME सेक्शन 9 में दिया हुआ है, फॉर्म QW482। ASME सेक्शन 9 में फॉर्म QW482 जाके देखेंगे तो ये फॉर्मेट खुल जाएगा। ये फॉर्मेट मिल जाएगा आपको। ये फॉर्मेट बिल्कुल WPS आप इस फॉर्मेट के ऊपर लिख सकते हैं। तो शुरू में तो कुछ इंट्रोडक्शन रहेगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन नंबर, रिवीजन नंबर, डेट, वेल्डिंग प्रोसेस। देखिए, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ लिख देंगे। और टाइप, मतलब जो वेल्डिंग है वो ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल, यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए सपोर्टिंग PQR नंबर लिखा हुआ है। देखिए, WPS लिखने का स्टेज क्या होता है। सबसे पहले तो एक प्रिलिमिनरी WPS लिखा जाता है, प्रिलिमिनरी या प्रपोज WPS। और उस प्रिलिमिनरी WPS के बाद प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट करते हैं, मतलब एक टेस्ट कूपन को लेते हैं। WPS में जो भी पैरामीटर्स लिखा हुआ है उस पैरामीटर पे बेस्ड उस टेस्ट कूपन की वेल्डिंग करते हैं और उसे लैब में भेजते हैं। लैब में अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा WPS जो है वो वैलिडेट हो गया। तो जो प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट करते हैं उसके अंदर जो भी डेटा या रिकॉर्ड आता है उसको बोलते हैं प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। मतलब जो आपने रियल टाइम वैल्यू, जो वेल्डिंग के पैरामीटर से रियल टाइम रिकॉर्ड किया और जो लैब का टेस्ट था, टेस्ट रिपोर्ट, उस दोनों को मिला के प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड होता है। तो उसका प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड आप यहाँ लिखेंगे। तो ये तो था। अब जो मेन वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ से शुरू होता है। देखिए, ये जैसे आपको अगर थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो, यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइंट्स QW402। यहाँ मैंने बड़ा करके लिख दिया है। मतलब ये जो पैरा है, ये इतना पैरा, ये पैरा, ये है आपको ज्वाइंट्स वाला पैरा। ये और ज्वाइंट्स ASME सेक्शन 9 QW402 में दिया हुआ है। उसके अंदर छोटे छोटे देखिएगा ज्वाइंट डिजाइन लिखा हुआ है, फिर रूट स्पेसिंग लिखा हुआ है, फिर बैकिंग लिखा हुआ है और बैकिंग मटेरियल लिखा हुआ है। तो इसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं, या ये जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ज्वाइंट डिजाइन, रूट स्पेसिंग, बैकिंग मटेरियल, इसे वेरिएबल्स बोला जाता है, टेक्निकली वेरिएबल्स बोला जाता है। ठीक वैसे ही जो नेक्स्ट पैरा है, बेस मेटल का पैराग्राफ है। बेस मेटल है QW403। इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स दिए हैं, P नंबर, ग्रुप नंबर, फिर P नंबर, ग्रुप नंबर। ये दो बार P नंबर ग्रुप नंबर क्यों लिखा हुआ है कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो दो मटेरियल को जोड़ते हैं, तो इधर पहले मटेरियल का P नंबर ग्रुप नंबर लिखेंगे और इधर जो दूसरे मटेरियल है उसका P नंबर या ग्रुप नंबर लिखेंगे। ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे P नंबर लाते हैं, कैसे ग्रुप नंबर, सारी चीजें बताऊंगा। मैं पहले भी इंट्रो दे रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद P नंबर या ग्रुप नंबर नहीं है तो आप उसका स्पेसिफिकेशन टाइप और ग्रेड या यूएनएस नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर केमिकल एनालिसिस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ। फिर थिकनेस रेंज लिखना होता है, बेस मेटल का थिकनेस रेंज। वैसे ही जो थर्ड पैरा होता है उसमें होता है QW404 फिलर मेटल या इलेक्ट्रोड का। फोर्थ पैरा हो जाएगा अपना पोजिशंस का, QW405। इसके अंदर भी अलग अलग वेरिएबल्स है। फिर अपना हो जाएगा प्रीहीट QW406, फिर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स QW409, फिर टेक्निक QW410, फिर राइट साइड में देखेंगे पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, ये हो जाएगा, और गैस। तो ये सारे पैराग्राफ्स WPS के अंदर भरने होते हैं। और इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स आप दे रहे हैं उन्हें वेरिएबल्स बोलेंगे। जैसे यहाँ टेम्परेचर रेंज लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल होगा। टाइम रेंज लिखा है, ये एक वेरिएबल होगा।
अब जैसे ये शील्डिंग लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल होगा। इधर देखेंगे प्री हीट टेम्परेचर मिनिमम, इंटर पास टेम्परेचर, प्री हीट मेंटेनेंस, ये सारे वेरिएबल्स होंगे। तो एक डब्ल्यूपीएस के अंदर जो भी पैरामीटर्स हम लिखते हैं उसे टेक्निकली वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहला जो दिखाया था पैराग्राफ ज्वाइंट्स का दिखाया था, उसे मैंने जूम करके एक बार दिखाया, देखिए ज्वाइंट्स में QW402 इसे मैंने जूम किया है। इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं डब्ल्यूपीएस में? ज्वाइंट डिजाइन है, रूट स्पेसिंग है, बैकिंग है और बैकिंग मटेरियल है। तब यहां से आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं क्या होते हैं वेरिएबल्स। तो देखिए एक डब्ल्यूपीएस के अंदर तीन टाइप के वेरिएबल रहेंगे। एक होगा एसेंशियल वेरिएबल, जितने भी एसेंशियल वेरिएबल है सब डब्ल्यूपीएस में डालने हैं। दूसरा है सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल। देखिए सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल जो है ऑप्शनल होता है। अगर रेफरेंसिंग कोड में सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल डालने के लिए कहता है, मतलब टफनेस टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट होता है, तो सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल डालते हैं। और उस केस में अगर सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल आप डाल रहे हैं तो भी एसेंशियल वेरिएबल हो जाता है। और तीसरा नॉन एसेंशियल वेरिएबल। तो एक डब्ल्यूपीएस में ये तीन टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, सारे एसेंशियल वेरिएबल, सारे नॉन एसेंशियल वेरिएबल और सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल। सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल तभी होगा जब रेफरेंसिंग कोड में उसकी जरूरत है, अदरवाइज सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल नहीं रखेंगे। अब देखिए जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस है, हर वेल्डिंग प्रोसेस का एक अपना लिस्ट है वेरिएबल्स का। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग समझे, अच्छा थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ एसेंशियल वेरिएबल में क्या होता है। देखिए अगर एसेंशियल वेरिएबल डब्ल्यूपीएस के अंदर चेंज किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस वेल्डिंग की मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी अदर देन टफनेस। टफनेस छोड़ के बाकी दूसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है एसेंशियल वेरिएबल अगर हम चेंज करेंगे तो। इसीलिए कभी भी डब्ल्यूपीएस के अंदर अगर हम एसेंशियल वेरिएबल चेंज करते हैं तो डब्ल्यूपीएस को फिर से रिक्वालिफाई करना पड़ता है। डब्ल्यूपीएस को रिक्वालिफाई कैसे करेंगे? फिर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन टेस्ट से। उसका जो नॉन एसेंशियल वेरिएबल होता है, नॉन एसेंशियल वेरिएबल को चेंज करेंगे तो वेल्डिंग की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए नॉन एसेंशियल वेरिएबल को अगर हम कभी भी चेंज करते हैं तो डब्ल्यूपीएस को रिक्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ डब्ल्यूपीएस के अंदर रिवीजन करना पड़ता है, एडिटोरियल रिवीजन। तीसरा है सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल। तो जैसे मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं कि अगर उसे हम चेंज करेंगे तो वेल्डिंग का टफनेस प्रॉपर्टी चेंज होगा। तो ये सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल हम तभी लेते हैं जब रेफरेंसिंग कोड या स्टैंडर्ड हमें कहता है, तब हम सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल लेंगे। और जब भी हम सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल अपने डब्ल्यूपीएस में इंक्लूड करेंगे तो सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल का ही काम करेगा। मतलब अगर सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल आप चेंज कर रहे हैं तो आपको डब्ल्यूपीएस को रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल तभी हम डालते हैं डब्ल्यूपीएस में जब हमारा रेफरेंसिंग कोड, स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन बोलता है तब। अदरवाइज डब्ल्यूपीएस के अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल रहेगा। लेकिन अगर डब्ल्यूपीएस के अंदर सब सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल आ जाता है तो भी एसेंशियल वेरिएबल का ही काम करेगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया हर वेल्डिंग प्रोसेस का एक सेपरेट लिस्ट होता है, एसेंशियल वेरिएबल का, नॉन एसेंशियल वेरिएबल का और सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल का। जैसे फॉर एग्जांपल शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, यहाँ सीरियल नंबर 2 में देखिए शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का अगर हमें जानना है कि इसका सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल, नॉन एसेंशियल वेरिएबल और एसेंशियल वेरिएबल का लिस्ट कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए हम जाएंगे QW253 में। ठीक वैसे ही अगर हमें मिग वेल्डिंग का जानना है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का, तो उसके लिए हम जाएंगे टेबल QW255 में। तो हर वेल्डिंग प्रोसेस का अपना सेपरेट लिस्ट होता है एसेंशियल वेरिएबल का, नॉन एसेंशियल और सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल का। जैसे यहाँ मैंने टेबल QW253 खोला है, वो उसका एक पार्ट है ये। तो देखिए ये क्या है, ये है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग वेरिएबल। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से वेरिएबल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, नॉन एसेंशियल, ये जानेंगे। तो देखिए ज्वाइंट्स, पैराग्राफ 402 ज्वाइंट वाले पैरा में आते हैं। तो यहाँ इन्होंने 4 वेरिएबल दिए हैं। एक तो दिया है ग्रूव डिजाइन, दूसरा दिया है बैकिंग, तीसरा दिया है रूट स्पेसिंग और चौथा दिया है रिटेनर्स। और ये चारों जो है नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। मतलब अगर डब्ल्यूपीएस के अंदर हमें ये चारों वेरिएबल डालने होंगे, लेकिन ये चारों नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया डब्ल्यूपीएस के अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वेरिएबल तो कंपल्सरी डालना है, सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल तब डालना है जब रेफरेंसिंग कोड हमें कहता है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है जो कि एसएमए डब्ल्यू के लिए नॉन एसेंशियल वेरिएबल हो गया, जो कि हमें डब्ल्यूपीएस में जानना है।
अब एक चीज और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक साइन दिया हुआ था फाई का, थोड़ा सा मैं इरेजर से डिलीट करता हूँ। यहाँ फाई है, फिर माइनस है, फिर ये रिटर्नर्स के पास प्लस माइनस है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इसका मतलब होता है यहाँ तो ग्रुप डिजाइन लिखा हुआ है और फाई का मतलब होता है चेंज। तो इसको हम सेट टोटलिटी में ऐसे पढ़ेंगे, चेंज इन ग्रुप डिजाइन। ग्रुप डिजाइन के अगर हम चेंज के में कोई चेंज करते हैं तो वो होगा नॉन एसेंशियल वेरिएबल। ठीक वैसे ये माइनस बैकिंग है, माइनस का मतलब डिलीशन होता है। अगर हम बैकिंग को डिलीट करते हैं तो वो आएगा नॉन एसेंशियल वेरिएबल में। यहाँ फिर फाई रूट स्पेसिंग, मतलब रूट स्पेसिंग में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो वो होगा नॉन एसेंशियल वेरिएबल। और जो चौथा है रिटेनर्स, यहाँ प्लस और माइनस दिया हुआ है। प्लस और माइनस का मतलब एडिशन और डिलीशन, मतलब रिटेनर अगर हम ऐड करेंगे तो, या रिटेनर अगर हम डिलीट करेंगे, हटाएंगे तो ये भी एक नॉन एसेंशियल वेरिएबल होगा। फिर से मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी इस चीज को हमें और समझाना है आपको, तो मैं ये चीजें थोड़ा इरेज करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पहला पैरा था ज्वाइंट का QW402, जिससे कि हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे WPS लिखना है। तो अब हम फिर से WPS वाले फॉर्मेट पे जाते हैं। देखिए, अब हम मान के चलते हैं कि हमें SMA के लिए WPS लिखना है। तो SMA के लिए आपने देख लिया 4 वेरिएबल जो है आपको लेने हैं, ग्रुप डिजाइन, बैकिंग, रूट स्पेसिंग और रिटेनर्स। अब हम जाएंगे इस फॉर्मेट पे। ये हमारा फॉर्मेट था, ये हमारा फॉर्मेट आ गया ज्वाइंट्स वाला फॉर्मेट। तो हमें 4 वेरिएबल जो था लिस्ट में था, चारों वेरिएबल देखिए यहाँ पे चारों दिए हुए, ज्वाइंट डिजाइन हो जाएगा, ग्रुप डिजाइन में रूट स्पेसिंग आ गया, और बैकिंग मटेरियल, मतलब ये चारों जो वेरिएबल्स है आपको फिलअप करने पड़ेंगे इस WPS में। अगर आप SMA का WPS बना रहे हैं तो ये चारों नॉन एसेंशियल वेरिएबल है और ये चारों को आपको फिलअप करना पड़ेगा। ज्वाइंट डिजाइन में आ जाएगा जैसे सिंगल वी, डबल वी, यू जे टाइप का ज्वाइंट, बट फिलेट, ये सब चीजें। रूट स्पेसिंग में आपको कितना रूट स्पेसिंग रहेगा, 1 से 2 mm या 2 से 3 mm। बैकिंग यस और नो, बैकिंग आपने डाला है कि नहीं, और बैकिंग का मटेरियल कौन सा है वो। तो और यहाँ पे आप चाहें तो अपने ज्वाइंट का डिजाइन भी बना सकते हैं, ज्वाइंट का डिजाइन। तो ये WPS का पहला पैरा खत्म हो जाएगा। आप ज्वाइंट का डिजाइन बना देंगे, आपका रूट स्पेसिंग कितना है वो लिख देंगे, डबल भी है, सिंगल भी है, फिलेट है, क्या है वो चीजें। यहाँ पे आप चाहें तो कितने भी फोटो बना सकते हैं। अगर आपके 2 टाइप के ज्वाइंट है तो 2 टाइप के फोटो बनाएंगे, 4 टाइप के ज्वाइंट है 4 टाइप के फोटो बना लेंगे। तो हमारा ज्वाइंट डिजाइन खत्म हो जाएगा। ज्वाइंट डिजाइन देखिए बहुत ही सिंपल है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो दूसरा था हमारा, पहले जाते हैं। देखिए, जो हमारा दूसरा पैरा था वो था बेस मेटल का। यहाँ से क्रिटिकलिटी शुरू होता है, जब WPS लिखने जाएंगे तो यहीं पे कंफ्यूजन आता है। बेस मेटल QW403, तो ये जो बेस मेटल वाला पैरा है इसको मैंने जूम किया है और जूम करके अगले स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बेस मेटल वाला पैरा आ गया, और इसको जूम करने के बाद देखिए, पहले तो P नंबर और ग्रुप नंबर लिखना है। अब जैसे हम वेल्डिंग करते हैं 2 मटेरियल का, एक मटेरियल मान लेते हैं ये हो गया और एक मटेरियल ये हो गया, 2 मटेरियल का हम वेल्डिंग करेंगे। इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ और इसको नंबर 2। तो दोनों मटेरियल का अपना P नंबर होगा और अपना ग्रुप नंबर होगा। P नंबर और ग्रुप नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो P नंबर और ग्रुप नंबर पेरेंट मटेरियल का ग्रुपिंग होता है। और ये ग्रुप आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको टेबल QWQB422। फ्रेंड्स, P नंबर, ग्रुप नंबर, F नंबर, A नंबर, इन पे मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो आप चाहें तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हैं क्या है P नंबर। मैं यहाँ P नंबर को नहीं डिफाइन समझाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ ये बताऊंगा कि आपको P नंबर कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं हमारा जो मटेरियल है SA106 है, तो SA106 का P नंबर और ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ P नंबर है और यहाँ ग्रुप नंबर है। तो किसी भी मटेरियल का हमें P नंबर और ग्रुप नंबर जानना है तो हम ASME सेक्शन 9 के टेबल QWQB422 में जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हम समझते हैं SA106 अगर हमारा मटेरियल है तो इसका देखिए P नंबर क्या है? 1 है, और इसका ग्रुप नंबर 1 है। तो यहाँ से हम मटेरियल का P नंबर और ग्रुप नंबर ले लेंगे। यहाँ से हम P नंबर और ग्रुप नंबर ले लेंगे और अपने इसमें फिल कर लेंगे। यहाँ पेरेंट मेटल 1 का और यहाँ पेरेंट मेटल 2 का, सेकेंड पेरेंट मेटल का यहाँ ले लेंगे।
अब फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि एएसएमई सेक्शन 9 में अनअसाइंड है, मतलब एएसएमई सेक्शन 9 में उनको पी नंबर और ग्रुप नंबर नहीं दिया गया है, तो उनका जो स्पेसिफिकेशन टाइप ग्रेड या यूएनएस नंबर अगर अब अवेलेबल है किसी दूसरे कोड के हिसाब से तो वो यहाँ मेंशन करेंगे। एक और चीज है, आप चाहें तो जैसे पी नंबर और ग्रुप नंबर आपको है मिला हुआ है, फिर भी आप चाहें तो अपने मटेरियल का थोड़ा क्लैरिटी के लिए यहाँ स्पेसिफिकेशन या ग्रेड लिख सकते हैं। ये देखिए, पहले तो अगर आपके पास पी नंबर और ग्रुप नंबर है, ज्यादातर तो मटेरियल में पी नंबर और ग्रुप नंबर आपको मिल जाता है, तो वैसे में तो आप वो दोनों डाल देंगे। अब अगर मटेरियल अनअसाइंड है या आपको ज्यादा डिटेल देना है, मतलब हमें पी नंबर पता है मटेरियल का, फिर भी हमें ज्यादा डिटेल देना है, तो हम ये स्पेसिफिकेशन टाइप और ग्रेड वाला यूएनएस नंबर वाला ये भी फिलअप कर लेंगे। मतलब ये वाला स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन एंड टाइप ग्रेड यूएनएस नंबर। अब कुछ एक मटेरियल ऐसे स्पेशल मटेरियल होंगे जो कि बिल्कुल ही अनअसाइंड होंगे, ना ही किसी कोड में उसका कोई भी आपको स्पेसिफिकेशन ग्रेड टाइप कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे मटेरियल को ऑप्शन 3 वाले में फिलअप करेंगे, मतलब उसका केमिकल एनालिसिस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ऐसे मटेरियल होते हैं जो कस्टम अलॉयज होते हैं, हीट ट्रीटेड मटेरियल होते हैं, अननोन कंपोजिशंस होता है। तो ऐसा अगर केस है तो आप उसका केमिकल एनालिसिस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे यहाँ पे। देखिए, केमिकल एनालिसिस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऊपर में पेरेंट मेटल 1 का, और 2 केमिकल एनालिसिस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नीचे में पेरेंट मेटल 2 का। तो आई होप आप इतना समझे होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, थिकनेस रेंज का। तो देखिए, थिकनेस रेंज में क्या है, थिकनेस रेंज के लिए हमें टेबल क्यू डब्ल्यू 451 को रेफर करना है। ये एसएमई सेक्शन 9 में टेबल क्यू डब्ल्यू 451, यहाँ जो ये वाला कॉलम दिया हुआ है यही थिकनेस रेंज है, बेस मटेरियल का थिकनेस रेंज। ध्यान देंगे, यहाँ में बेस मटेरियल का थिकनेस रेंज डब्ल्यूपीएस में बेस मेटल के पैरा में लिखना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा टेस्ट कूपन जो है वो मान लेते हैं 10 mm से 19 mm के बीच में है, तो जो बेस मेटल का थिकनेस रेंज मिनिमम आएगा 5 mm होगा और मैक्सिमम आएगा 2T, मतलब जितना भी होगा उसका डबल। तो ये बेस मेटल का थिकनेस रेंज आ गया, समझ गए। अब यहाँ एक देखिए, मैक्सिमम पास थिकनेस लेस देन ग्रेटर देन 13 mm, यस और नो, ये क्या चीज है। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूं आपको। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है QW4039, ये मैंने क्यों लिखा है, तो और थोड़ा अच्छे से मैं समझाता हूँ। देखिए, हमने क्या एज्यूम किया था कि हम सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए लिख रहे हैं, तो फिर से मैं जाता हूँ, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए बेस मेटल में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। देखिए, ग्रुप नंबर जो है सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल है, मतलब अगर रेफरेंसिंग कोड कहेगा तो ग्रुप नंबर डालना है। टी लिमिट टफनेस, ये भी सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल है। जो एसेंशियल वेरिएबल आ जाते हैं वो आ जाते हैं फाई टी क्वालिफाइड, टी पास ग्रेटर देन 13 mm और पी नंबर क्वालिफाइड, ये जो तीन है ये आपके आ जाते हैं एसेंशियल वेरिएबल में। तो यहाँ देखिए, एक तो टी क्वालिफाइड है, टी क्वालिफाइड है जो मैंने बेस मेटल का रेंज बोला था, टेबल QW451 दिखा के वो टी क्वालिफाइड का हो गया। ये जो दूसरा वेरिएबल टी पास ग्रेटर देन 13 mm, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। टी पास ग्रेटर देन 13 mm, अगर हम वेल्डिंग के दौरान, ये देखिए, ये जो कंडीशन है ना, ये अप्लाई होता है किसी भी वेल्डिंग में, आइदर सिंगल पास है या मल्टीपल पास वेल्डिंग है, दोनों में अप्लाई होगा। अब कंडीशन क्या है, अगर हमने कोई इंडिविजुअल वेल्ड पास जो है 13 mm से ज्यादा वेल्ड पास किया है एक गो में, तो फिर वो उस पर ये क्राइटेरिया अप्लीकेबल होगा। ऐसे में क्या होगा कि मैक्सिमम जो बेस मेटल थिकनेस रेंज होगा वो सिर्फ 1.1 टाइम्स एक्चुअल जो क्वालिफिकेशन टेस्ट है उसका 1.1 टाइम होगा। मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया था टेबल, जैसे 5 to 2T, ये नॉर्मल केस में एप्लीकेबल है, लेकिन अगर इसकी वेल्डिंग में आपने 13 mm से ज्यादा का वेल्डिंग पास किया है तो 2T मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम कितना होगा, 1.1T ही एप्लीकेबल होगा। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अपना टेस्ट कूपन का थिकनेस मान लेते हैं 25.4 mm है, 1 इंच, और आपने कोई वेल्डिंग का पास जो है 13 mm से ज्यादा का वेल्डिंग का पास मार दिया, तो
जो आपका मैक्सिमम बेस मेटल क्वालिफाई होगा वो होगा 1.1 इंटू 25.4, मतलब 25.4 इंटू 2 नहीं होगा, 1.1 इंटू 25.4, ये लगभग आता है 27.94, यानी कि 28 mm। तो डब्ल्यूपीएस में मैक्सिमम बेस मेटल का थिकनेस क्वालिफाई होगा वो 28 mm ही होगा। अगर यही नॉर्मल कंडीशन, मतलब अगर आपका वेल्डिंग का लेयर 13 mm से कम रहता हर पास में, तो आपका 25.4 इंटू 2 होता मैक्सिमम बेस मेटल क्वालिफाई। लेकिन अगर वेल्डिंग का लेयर 13 mm से ज्यादा है, तो इसीलिए आपको 1.1 टी ही होगा क्वालिफाई। अब देखिए टी लिमिट टफनेस, यहां टी लिमिट टफनेस था 0.6। अगर सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल अप्लीकेबल होता है तो देखिए 403.6 टी लिमिट टफनेस, ये वाला भी वेरिएबल हमको अपने डब्ल्यूपीएस में इंक्लूड करना होगा अगर सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल रेफरेंसिंग कोड बोलता है। तो ऐसे में इसका क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए। व्हेन इम्पैक्ट टेस्ट, देखिए सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल तभी रिक्वायर्ड होता है जब इम्पैक्ट टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो उसमें क्या है, मिनिमम बेस मेटल थिकनेस जो है ना, मिनिमम बेस मेटल क्वालिफाइड थिकनेस, वो चेंज हो जाता है। इससे इस टेबल के हिसाब से फिर मिनिमम बेस मेटल का नहीं रहेगा। यहाँ जो मिनिमम दिया हुआ है मिनिमम का, वो उसके हिसाब से नहीं रहेगा अगर टफनेस टेस्ट उसके अंदर रिक्वायर्ड है। इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम बेस मेटल थिकनेस जो हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द टेस्ट कूपन या 16 mm, जो भी छोटा है। मतलब अगर हमने हमारा टेस्ट कूपन का थिकनेस मान लेते हैं 20 mm है, तो जो मिनिमम बेस मेटल क्वालिफाई होगा थिकनेस वो होगा 16 mm। और अगर हमारे बेस में टेस्ट कूपन का थिकनेस 12 mm है, तो हमारा मिनिमम कितना क्वालिफाई होगा, 12 ही क्वालिफाई होगा। जो भी लेस होगा, या तो थिकनेस टेस्ट कूपन का थिकनेस या 16 mm, जो भी लेस होगा वो आपका मिनिमम मिनिमम रेंज होगा बेस मेटल थिकनेस का। और वही अगर थिकनेस टेस्ट कूपन का थिकनेस 6 mm या उससे कम है, तो जो मिनिमम थिकनेस क्वालिफाई होगा वो हाफ टी होगा। हाफ टी मतलब टेस्ट कूपन अगर मान लेते 6 mm का है तो 3 mm होगा, और टेस्ट कूपन अगर 3 mm का है तो हाफ टी मतलब 1.5 टी ही मिनिमम आपका थिकनेस रेंज होगा। तो 1.5 टी मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम क्या होगा, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम 2 टी होगा, मतलब 6 mm। तो ये हमने बेस मेटल के वेरिएबल्स पढ़े, टी लिमिट, टी पास। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और चीजें ये देख लेते हैं, जैसे हम पी नंबर और ग्रुप नंबर लेते हैं, पी नंबर और ग्रुप नंबर। तो पी नंबर और ग्रुप नंबर क्या है, ये एक फैमिली है, मतलब पेरेंट मटेरियल का एक फैमिली है। इसके अंदर कई मटेरियल इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब एक पी नंबर के कई मटेरियल हो सकते हैं। मतलब अगर आप पर्टिकुलर किसी एक पी नंबर से अपना डब्ल्यूपीएस क्वालिफाई करते हैं, तो उस पी नंबर में जितने दूसरे मटेरियल, अगर कोई दूसरा मटेरियल भी आता है तो वो भी अप्लीकेबल होगा उसके लिए आपका डब्ल्यूपीएस। तो ये हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे for base metal used in procedure qualification and the corresponding qualified base metal refer QW 424। देखिए QW 424 में टेबल दिया है कि आप कौन सा बेस मेटल क्वालिफाई करते हैं, तो कौन कौन सा बेस मेटल क्वालिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब फिर आपको दोबारा डब्ल्यूपीएस अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए वन मेटल फ्रॉम अ पी नंबर टू एनी मेटल फ्रॉम द सेम पी नंबर, मतलब सेम पी नंबर का आपने दोनों मटेरियल यूज किया है, तो आपका कोई भी मटेरियल जो कि उस पी नंबर के अंदर फॉल होगा ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगा। इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप देखिए ये ऊपर SA36, SA53, SA36, SA53, इनके पी नंबर एक ही है। जैसे SA36 का भी पी नंबर एक है और SA53 का भी पी नंबर एक है। तो अगर आपने अपना बेस डब्ल्यूपीएस जो है SA36 से क्वालिफाई किया है, मतलब SA36 के मटेरियल का आपने पीक्यूटी किया है, तो वो जो डब्ल्यूपीएस है SA53 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यही नहीं, वही डब्ल्यूपीएस SA106 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी पी नंबर 1 है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था। और उसके बाद अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं, ये आप पढ़ के समझ सकते हैं। वन मेटल फ्रॉम अ पी नंबर टू एनी मेटल फ्रॉम अदर पी नंबर। अब दोनों पेरेंट मेटल के अगर अलग अलग पी नंबर हैं, तो एनी मेटल असाइंड इन दैट पी नंबर टू एनी मेटल, मतलब कहने का मतलब अगर हमारा एक मटेरियल, देखिए एक मटेरियल जो है हमारा पी नंबर 1 का यूज किया है हमने, और जो दूसरा बेस मेटल है उसका पी नंबर 2 है, तो ये कहना चाहता है
कि जो आपका WPS क्वालिफाई होगा, किसी भी कोई भी मटेरियल जो कि P नंबर 1 के अंदर फॉल करता है और P नंबर 2 के अंदर फॉल करता है, उसके लिए वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये चीज ये कहना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं फिलर मटेरियल्स में। फिलर मेटल जो है वो है पैरा QW404। इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिकेशन नंबर SFA, AWS नंबर, क्लास, F नंबर, A नंबर, साइज ऑफ फिलर मेटल प्रोडक्ट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ये वेल्ड मेटल थिकनेस का, डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल थिकनेस का रेंज है, ये आपको डालने पड़ते हैं। तो एक बार फिर से हम चलते हैं SMA से एग्जांपल में। SMA का कौन कौन सा इसमें देखिए, फिलर मेटल में क्या कौन कौन सा, देखिए फिलर मेटल में आपको दो यहाँ पे एसेंशियल वेरिएबल है और एक यहाँ पे एसेंशियल वेरिएबल है। जो एसेंशियल वेरिएबल है F नंबर और A नंबर, और ये T थिकनेस ऑफ डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल, ये एक एसेंशियल वेरिएबल है। सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन जो आपका फिलर का है। और नॉन एसेंशियल वेरिएबल इसमें क्या है, नॉन एसेंशियल वेरिएबल है डायमीटर। तो इसमें टोटल तीन तीन छह वेरिएबल्स हैं आपको SMA के अंदर फिलर में। ऐसे ही दूसरे वेल्डिंग प्रोसेस में और कुछ अलग भी हो सकता है, जैसे अगर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग लेते हैं तो उसमें अलग रहेगा। तो आइए अब इन सबको समझते हैं, इसको फिल कैसे करना है। देखिए स्पेसिफिकेशन नंबर और AWS नंबर क्लास, ये समझ लेते हैं। स्पेसिफिकेशन नंबर, इसको SFA नंबर भी बोलते हैं, ये आपको ASME सेक्शन 2 पार्ट सी में मिलेगा। SFA नंबर थोड़ा सा मैंने 2-3 दिखाया एग्जांपल के, जैसे SFA 5.1 किसके लिए होता है, कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड्स जो कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। जैसे E6013 हो गया, E7018 हो गया, इसका SFA नंबर 5.1 है। वैसे ही 5.4 SFA नंबर हम यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड के लिए, जो कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज होगा, जैसे E308, E308L, E309 एक्सेट्रा। और SFA 5.5 होता है लो अलॉय स्टील इलेक्ट्रोड के लिए, जो कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे E8015B6, E9016B92 है। तो ये तो SFA नंबर हो गया। SFA नंबर आपको ASME सेक्शन 2 पार्ट सी में मिल जाएगा। अब AWS क्लास किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोड का नाम होता है सिंपली, जैसे E6013, E7018 या E308, E308L, ये सब AWS नंबर क्लास है। तो ये दोनों तो आप समझ गए, SFA नंबर कैसे आप फिलअप करेंगे और AWS क्लास कैसे फिलअप करेंगे। यहाँ 1 और 2 का क्या मतलब है, जैसे अगर आप WPS जो बना रहे हैं, इसमें 2 वेल्डिंग प्रोसेस अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रूट पे हमने कर दिया टिग वेल्डिंग, और रूट पे हमने 6010 से हमने SMA किया, और उसके ऊपर फिलअप फाइनल 7018 से अगर हम करते हैं, तो या अगर 2 वेल्डिंग का हमारा SMA और टिग वेल्डिंग, तो उसके लिए भी 2, अगर 3 वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं तो एक और कॉलम बना लेंगे 3। जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं उसके लिए कॉलम बना लेंगे, और सब वेल्डिंग प्रोसेस के लिए जो भी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसका SFA नंबर, उसका AWS नंबर देंगे। अब आता है हम F नंबर और A नंबर। एफ नंबर क्या होता है, एफ नंबर देखिए इलेक्ट्रोड का ग्रुपिंग होता है। इलेक्ट्रोड या फिलर, जैसे पेरेंट मेटल में 2 ग्रुपिंग था, P नंबर और ग्रुप नंबर, वैसे ही इलेक्ट्रोड का एक ग्रुपिंग होता है एफ नंबर। और जो जिस इलेक्ट्रोड से जो हम वेल्डिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रोड प्लस पेरेंट मेटल का जो मिक्सचर बनता है, जो मतलब वेल्ड मेटल का जो कंपोजिशन बनता है, उसे हम ए नंबर बोलते हैं। तो ए नंबर देखिए इलेक्ट्रोड प्लस पेरेंट मेटल दोनों का मिक्सचर का बनता है ए नंबर। और एफ नंबर क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोड या फिलर मेटल का जो केमिकल है उससे एफ नंबर बना। एफ नंबर फिलर मेटल का ग्रुपिंग है, और ए नंबर इलेक्ट्रोड फिलर मेटल प्लस पेरेंट मेटल का जो मिक्सचर आएगा, जो केमिस्ट्री बनेगी, वो उसका ग्रुपिंग है। तो देखिए एफ नंबर हमें कहां से मिलेगा, एफ नंबर हमें मिलेगा एसएमई सेक्शन 9 में टेबल QW432। एफ नंबर क्या है, ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड वेल्डिंग रोड्स फॉर क्वालिफिकेशन। अब फॉर एग्जांपल जैसे E6013 सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का एक इलेक्ट्रोड है, इसका एफ नंबर 2 होता है। ये हमने कहां से मिला, ये हमें मिला इसी टेबल से QW432 से। और E7018 क्या है, इसका एफ नंबर 4 होगा। ये हमें कहां से मिला, इलेक्ट्रोड या फिलर मेटल का एफ नंबर, तो QW432 इस टेबल में जाएंगे, बहुत ही सिंपली आप एफ नंबर पालेंगे। उसके बाद ए नंबर मैंने आपको बताया, ए नंबर क्या है, इलेक्ट्रोड या फिलर मेटल प्लस पेरेंट मेटल दोनों का रिजल्टिंग जो कंपोजिशन आता है उसका ग्रुपिंग है ए नंबर। ए नंबर के लिए आपको जाना पड़ेगा टेबल QW442।
QW442 में आपको ए नंबर मिल जाएगा। ए नंबर में हमेशा केमिस्ट्री दिया रहेगा, क्योंकि वो कोई फिक्स इलेक्ट्रोड के लिए नहीं होता या फिक्स पेरेंट मेटल के लिए होता है, दोनों का मिक्सचर के लिए होता है। तो जैसे माइल्ड स्टील का जो कंपोजिशन बनेगा उसका ए नंबर 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही आप जाके वहां पे इस टेबल पे देख सकते हैं। तो अब हमने समझ लिया एफ नंबर कैसे फिल करेंगे और ए नंबर कैसे फिल करेंगे। इसके बाद साइज ऑफ फिलर मेटल प्रोडक्ट फॉर्म। तो देखिए साइज ऑफ फिलर मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रोड का आपका डाया होगा या फिलर वायर का डाया, वही उसका साइज होगा। फिलर मेटल प्रोडक्ट फॉर्म में आप लिखेंगे जो आपका रॉड है वो बेयर रॉड है, मतलब बिना कोटिंग वाला है, या फ्लक्स कोटेड हम वायर कहाँ यूज करते हैं, फ्लक्स कोटेड हम FCAW में करते हैं। फ्लक्स कोटेड, यहाँ फ्लक्स कोड लिखा हुआ, फ्लक्स कोड जो है ना हम FCAW में यूज करते हैं। FCAW का जो हमारा फिलर वायर होता है उसके अंदर कोर में फ्लक्स होता है, तो उसे हम फ्लक्स कोड बोलते हैं। और फ्लक्स कोटेड जैसे हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, देखिए जो इलेक्ट्रोड होता है इसके ऊपर एक फ्लक्स की कोटिंग होती है। तो फिलर मेटल प्रोडक्ट फॉर्म समझ गया। वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड थिकनेस रेंज, ये जो मैं आपको बताया था, ये वाला वेल्ड मेटल का डिपॉजिटेड थिकनेस रेंज, वेल्ड मेटल डिपॉजिटेड थिकनेस रेंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रेंज लिखना पड़ता है फिलर मेटल के लिए। तो जो डिपॉजिटेड थिकनेस रेंज है उसके लिए हम फिर से टेबल QW451.1 ही यूज करेंगे। बेस मेटल के थिकनेस रेंज के लिए भी हमें यही टेबल यूज करना था, और डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल थिकनेस के लिए भी हमें यही टेबल, देखिए जो बेस मेटल का थिकनेस रेंज था वो हमें पहले कॉलम में मिल रहा था यहाँ पे, और डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल का थिकनेस रेंज ये हमें सेकंड कॉलम में मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम डिपॉजिटेड वेल्ड मेटल का थिकनेस रेंज ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो अभी काफी लंबा हो चुका था, इसलिए मैंने इसका आधा पार्ट ही आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी जरूर लेके आएंगे। और साथ में आप ये भी कमेंट कीजिए कि मैंने जो चीजें समझाई है वो आपको अभी समझ में आए कि नहीं इजीली, क्योंकि मैंने ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज था जिसको कि मिक्स करके समझाना पड़ रहा था। तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई हैं कि नहीं, आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ में अगर मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेके आऊंगा, बट आप भी अपने तरफ से कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि हाँ पार्ट 2 मुझे चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।